दो सवाल लगा मैं फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। बेटा देखो, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो हो गया था, 9 वाले को देखना है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है कि वह मेरी बहन की नानी की एकमात्र बेटी का एकमात्र भाई है। चलो सामने देखो बेटा, हमने एक तस्वीर इस तरह से बनाई, ये तस्वीर है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है। अब अंकुर क्या कह रहा है वो सुनो बेटा। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है। अंकुर क्या कह रहा है वो सुना बेटा। अंकुर ये कह रहा है तस्वीर को इशारा करके कि वो जो तस्वीर है ना, वो मेरी बहन मतलब किसकी बहन है? अंकुर की। मेरी बहन, सामने देखिए प्लीज, आप लोग प्लीज देखिएगा। मेरी बहन, पढ़ो आगे, की नानी, यही ना? मेरी बहन की नानी, पढ़ो आगे। नानी की एकमात्र बेटी, नानी की एकमात्र बेटी का एकमात्र भाई है। मतलब वो जो तस्वीर है ना, वो मेरी बहन की नानी की एकमात्र बेटी का एकमात्र भाई। आप पहले तो ये बताओ, क्या ये रिश्ता हमने सही जोड़ा? अंकुर की बहन की नानी की एकमात्र बेटी का एकमात्र भाई है। चलिए अब इन रिश्तों को थोड़ा छोटा कर लेंगे, खैर अभी बाद में कर लेंगे, जरा आगे भी कुछ दिया है शायद मेरे ख्याल से ना। दूसरी तस्वीर को इशारा करते हुए सूरज कहता है, अच्छा दूसरी तस्वीर को इशारा करते हुए सूरज कहता है, सूरज भाई साहब भी है, वो एक दूसरी तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहे हैं। सूरज भाई साहब एक दूसरी तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहे हैं। सूरज भाई साहब उस तस्वीर की ओर इशारा करके क्या कह रहे हैं सुनो। सूरज ये कह रहे हैं कि वो जो तस्वीर है ना, वो मेरी बहन, अब बात आ गई सूरज की, मेरी बहन की नानी, मेरी बहन की नानी की एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी का एकमात्र भाई है। ठीक है, लो जब ऐसे रिश्ता है, आप भी जुड़ गए। अब बोला क्या गया? ठीक है, अब आगे शायद कुछ पूछा गया है, पहले तो इनको छोटा करते हैं, अब समझने का प्रयास करिएगा। अंकुर की बहन की नानी, अगर अंकुर की, प्लीज बात कर लीजिए मेरे आराम से। क्या शीट नहीं मिल रही क्या हो गया बताइए? शीट हो गई क्या? चलिए शुरू करते हैं। अंकुर की बहन की नानी, तो अगर अंकुर की बहन की नानी होगी तो अंकुर की भी नानी होगी, तो अंकुर की मिल गई हमको नानी। ये वाली चीजें ला दो, अंकुर की नानी मिल चुकी। नानी की इकलौती बिटिया, तो आपकी नानी की अगर एक ही बेटी है तो वो आपकी मम्मी होगी। नानी की इकलौती बेटी अंकुर की क्या हुई, या माता भी कह सकते हैं। ये बीच की कहानी हटा दें, अंकुर की मम्मी मिल चुकी। अंकुर की मम्मी का इकलौता भाई, अंकुर के क्या लगे? मामा लगे। ये पूरी कहानी खत्म, सीधे सीधे अंकुर के मामा लगे। अच्छा ऐसे यहाँ पे भी देखोगे तो भी कहानी वही बन रही है। अच्छा इन्होंने बोला क्या, जरा वो सुनो बेटा। इन्होंने बोला ये है कि दो तस्वीरों के बीच एक तस्वीर या तो सूरज की या अंकुर की, और जिस तस्वीर की ओर अंकुर इशारा कर रहा है वह सूरज की नहीं है। जिस तस्वीर की ओर अंकुर इशारा कर रहा है वो सूरज की नहीं है। इसका मतलब कि सूरज जिस तस्वीर पर इशारा कर रहा है वो तो अंकुर की हो सकती है, सही बात है, वो अंकुर की हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अंकुर जिस तस्वीर पर इशारा कर रहा है वो सूरज की नहीं है, लेकिन सूरज जिस तस्वीर को इशारा कर रहा है वो अंकुर की होगी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये कहा था कि दोनों तस्वीरों में से एक तस्वीर या तो सूरज की है या अंकुर की है। तो बेटा अब सूरज या अंकुर में से कोई एक होगा, तो अगर इसमें सूरज मना कर दिया तो अंकुर ही बचा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अब इस रिश्ते के हिसाब से आपको प्रश्नों के जवाब देने, और यहाँ पे भी जरा समझने का प्रयास करो। सूरज की बहन ये है, और अगर बहन की कोई नानी है तो सूरज की भी नानी होगी, और नानी की इकलौती बिटिया मतलब सूरज की मम्मी हो गई, माता जी हो गई। और अगर सूरज की मम्मी मिल गई तो मम्मी का भाई मतलब सूरज का मामा हो गया। दोस्तों सही चल रहे हैं? अब जो प्रश्न है वो सुन लो। क्वेश्चन नंबर 9, अंकुर सूरज से किस प्रकार संबंधित है? मतलब जो अंकुर है ना वो सूरज के क्या लग रहा है? मामा लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आ गया पहला। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अंकुर की बहन
सूरज से किस प्रकार संबंधित है? अंकुर की जो बहन है। तो अगर मामा लग रहा है तो मामा की जो बहन होगी वो तो सूरज की मम्मी होगी, क्योंकि इकलौती बेटी ही थी। सोचो जरा, सूरज के मामा कौन है? अंकुर। तो अंकुर की जो बहन होगी, मामा की जो बहन होती वो मम्मी होती, वो उस केस में जब मम्मी अकेली होगी तब। तो आप बताइए, मामा की बहन जो होगी वो सूरज की क्या होगी? मम्मी होगी, माता जी। कौन सा ऑप्शन है? ए। क्वेश्चन नंबर 10 में ए तो होगा शायद, माता। 9 का तो मामा आ गया था ना, 9 में 9 का मामा आ गया था, 10 में क्या आया? माता। सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ओ एफ पी क्यू एस टी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। चलिए देख लेते हैं। बोला क्या गया? पी एम की माता नहीं है, लेकिन एम पी का पुत्र है। एम जो है वो पी का पुत्र है। अच्छा, हम लोग कर क्या रहे हैं? पुरुष को प्लस साइन से दिखा रहे हैं और महिलाओं को माइनस से बैठे। ध्यान देना। तो बोला गया पी एम की माता नहीं है, तो अगर पी एम की माता नहीं होगी तो पिता ही तो होंगे। अच्छा, आगे पढ़िए सर। बोला गया लेकिन एम पी का पुत्र है और ओ और पी एक विवाहित युगल है। तो अगर ओ और पी विवाहित युगल है तो पी अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी होगी, अभी तो विवाहित युगल हो पाएगा। आपने पत्नी बना दिया सर, माइनस। सर आगे पढ़िए, क्या बताया गया सर? बोला गया एस पी का भाई है। ओके, एस जो है वो पी का भाई है। एस पी का भाई है। आगे बोला गया टी एम का भाई है। टी एम का भाई है। अच्छा, अगर एम का भाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई, सॉरी, एम का भाई अगर टी है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो टी होगा, क्या ये भी पी का बेटा होगा कि नहीं होगा? तभी तो भाई भाई हुए। आगे पढ़ो बेटा, आगे क्या बोलेंगे? क्यू ओ की पुत्री है। क्यू ओ की पुत्री है, तो अगर ओ की पुत्री होगी तो पी की भी तो पुत्री होगी, और भी तो पति पत्नी है। तो एक काम करते हैं कि एक पुत्री भी बना देते हैं, और उस पुत्री का नाम पता है क्या? क्यों? सर आगे पढ़िए। बोला गया टी एस से किस प्रकार संबंधित है? लो इतना से समझ, टी एस से किस प्रकार संबंधित है? टी जो है वो एस का क्या लग रहा है? तो अगर देखोगे तो एस के भाई का बेटा, एस के भाई का बेटा एस का क्या लगेगा? भतीजा लगेगा सर, भतीजा। यही आंसर। कौन सा ऑप्शन है बताओ? सी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अच्छा, एक बात का जवाब और दो आप लोग, जरा सामने देखिए। टी की बहन, देख पा रहे? टी की बहन की माता, टी की बहन की माता के देवर जेठ कुछ भी मान लो, देवर से एम का क्या संबंध है? भतीजा। जो एम है वो एस का क्या लगेगा? भतीजा। सही बात है। एक बात का, आखिरी बात का जवाब दे दो। एक आखिरी बात का, एम के चाचा की भाभी का, समझ पा रहे हैं? एम के चाचा की भाभी का टी की बहन से क्या संबंध है? माँ का। क्यों भाई, सही है? मतलब हम ये पूछना चाह रहे होंगे कि ओ का क्यू से क्या संबंध है। सवाल में नहीं होगा शायद, ठीक है? सवालों में अब यही भाषा होती है कि वो सीधे ओ और क्यू नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे। आपको जोड़ जाड़ के वहां तक पहुंचना। चलिए, ब्लड प्रेशर की शीट हो गई मेरे ख्याल से। इसको फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
निर्णय 14 या दिसंबर की जो आपका यूपीपी का पेपर हुआ था, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018-19 17-18 था मेरे ख्याल से, 19 था। अच्छा, उसमें आप गौर करना, पेपर आप देख लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा आसानी से। तो जो आपका बेटा ओरिजिनल पेपर हुआ था, ओरिजिनल पेपर उसमें बेटा इसके लगभग 3 से 4 प्रश्न आए थे। मैं अभी समझाऊंगा कैसे उसके क्वेश्चन होते। 3 क्वेश्चन आए थे ओरिजिनल पेपर में। एक और बात, ये हम यूपी पुलिस इसलिए लिख देते हैं या तो बता दिया करते भी शीशे कभी कभी, उसका एक मुख्य कारण है कि सर वीडियो का पेपर जो है उस पर ही आए थे क्वेश्चन इसके, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी ने करवाया था, यूपी ट्रिपल एससी तो इसको अडॉप्ट कर चुका है, यूपी पीआरबी भी अडॉप्ट कर चुका है, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो। इसके अलावा जब ये कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि उससे बड़ी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई हो या एसएससी हो या कोई और सीनियर एग्जाम हो, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें तो है ही। आप अगर इस बार का एसएससी का सिलेबस निकालिएगा, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, उसमें आप गौर करना, ये तो लिखा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने एक विचित्र काम किया इस बार, मैंने देखा पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक ये टॉपिक भी दिया है, ड्राइंग इन्फ्लुएंस। सर ये केवल बैंकिंग में आता था, ये सच्चाई है कि बैंकिंग के बहुत से टॉपिक आ गए थे, यही नहीं आया था केवल। अब इन्होंने क्या किया, एसएससी के ओरिजिनल सिलेबस में इस बार आप देखिएगा ये भी लिखा मिलेगा, सब आ चुका है। तो अब इस ओरिजिनल सिलेबस के हिसाब से चला करिए आप लोग, है ना, तैयारी ऑथेंटिक। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सर। तो अब हम लोगों को इस टॉपिक पर पढ़ना है, शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा क्या, आपको कोई वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा और उस वैकेंसी के लिए क्या क्या आवश्यक मानदंड हैं, क्या क्या योग्यताएं अर्हताएं हैं, वो आपको बताई जाएगी। उसके हिसाब से आपको तय करना होगा कि नौकरी देनी है कि नहीं देनी है, ये सारी चीजें। आप भी कोई फॉर्म भरते हो तो आप फॉर्म भरने से पहले देखते हो ना कि एज कितनी मांगी है, पढ़ाई कितनी मांगी है, पैसे कितने लग रहे हैं, वैकेंसी कितनी है, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा है, ये सारी चीजें देखते हो ना। जब ये सब आप फुलफिल करते हो तभी तो फॉर्म भर पाते हो। 2 तरह की क्वालिफिकेशन होती है बेटा, एक होती है EQ, एक होती है DQ। फॉर्म भरना तो नोटिस जो आता है, नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसमें लिखा होता है। EQ का फुल फॉर्म होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और DQ का मतलब होता है बेटा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल मतलब होता है अनिवार्य योग्यता, ये मतलब ये कंपल्सरी, ये होनी चाहिए। अगर EQ में लिखा हुई कोई चीज है तो वो होनी चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। और डिजायरेबल का मतलब होता है वांछनीय योग्यता। आप कभी कभी ध्यान देना, तो वांछनीय योग्यता भी लिखा होता है, वांछनीय छतरी वाला चाव होता है, वांछनीय योग्यता बोलते हैं इसको, ठीक है, ये होता है वांछनीय योग्यता। अब ये फर्क क्या होता है दोनों में, जब कोई वैकेंसी आती है तो कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन होती है जो कंपल्सरी होती है कि ये चाहिए, और कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन होती है जिसमें वो कह देते हैं कि भैया अगर तुमने एनसीसी भी कर रखा है तो अच्छा रहेगा, नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वांछा मतलब होता है आकांक्षा, हम अभिलाषा रखते हैं, उम्मीद करते हैं, हम ये डिजायर रखते हैं अपने मन में कि अगर तुम एनसीसी भी करके आ जाओ तो हमें बढ़िया लगेगा, तो तुम हमारे बहुत काम की हो। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट जो लोग कर रखे होते हैं, आपको पता होगा उनको अलग वेटेज मिलता है, नंबरों में कुछ छूट मिलती है, आपको पता होगा नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, अलग अलग विभाग, कोई 5 नंबर, कोई 10 नंबर, कोई 15 नंबर तो दे देते हैं। तो वो डिपेंड करता है सर कि आपने क्या कोर्स किया। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कर रखे होते हैं, वो लगा देते हैं, आईटीआई पॉलिटेक्निक किया वो लगा दिया, एडिशनल कोई कोर्स किया वो लगा दिया। ऐसी स्थिति में आप ध्यान देना, तो उनके लिए अलग वेटेज भी होता है, उसके नंबर अलग होते हैं, प्रेफरेंस अलग होते हैं। अब किसी ने क्या किया, कहीं वैकेंसी में ग्रेजुएशन मांगा गया, ग्रेजुएशन में एक लड़का बीए पास करके आया, उसने भी पेपर क्वालिफाई कर लिया, रिटन क्वालिफाई कर लिया। एक लड़का जो बीटेक करके आया, उसने भी रिटन क्वालिफाई कर लिया। अब मेरे सामने दोनों आ गए और हमारी जो वैकेंसी है वो कंप्यूटर पे बैठने की है, कंप्यूटर की जॉब की। तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों में से एक कोई चुनना है, तो हम समझदारी दिखाएंगे, हम देखेंगे
ये वाला जो है भले उसने रिटर्न निकाल लिया हो, लेकिन ये तो भी सीखने में इसको 1 साल लग जाएगा। बीटेक वाला पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आया है, ये टेक्निकल है, ये मेरे ज्यादा काम का है। जब दोनों में कोई चुनना हो तो उसी को चुनेंगे। बताइए गलत तो नहीं कह रहे? मेरी जगह आप होगे अगर ऑफिसर तो आप ही करोगे। तो आपको भी उन्हीं सब बातों पर ध्यान रख के वैकेंसी को पूरा करना होगा। चलिए लिखना शुरू करिएगा, सीधे क्वेश्चन। क्वेश्चन निर्देश यानी डालो निर्देश, बोले लिखिएगा। शिक्षा विभाग में लिपिक पद के लिए, लिपिक सामने देख कर लिख लीजिएगा अगर दिक्कत हो। लिपिक पद के लिए, लिपिक को इंग्लिश में कहते हैं क्लर्क। लिपिक पद के लिए आवेदन जारी किए गए। लिपिक पद के लिए आवेदन जारी किए गए, जिसके लिए उम्मीदवार से निम्नलिखित अर्हताएं मांगी गई। जिसके लिए उम्मीदवार से निम्नलिखित अर्हताएं मांगी गई। जिसके लिए उम्मीदवार से निम्नलिखित अर्हताएं मांगी गई। अर्हताएं लिख लिया? अच्छा, अर्हता को ही इंग्लिश में कहते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैं लिख देता हूं। सर अर्हता बोल लो चाहे आप एलिजिबिलिटी बोल लो, वो एक ही बात है। इसी को कहते हैं बेटा अर्हताएं। अर्हताएं या एलिजिबिलिटी कह लो, अर्हताएं मांगी गई। ठीक, शुरू करें। अब नीचे लिखना शुरू करिएगा। पहली, दिनांक, आज डेट कितनी? आज दिनांक 24 जनवरी 2023 तक उम्मीदवार की आयु, उम्मीदवार मतलब होता है एप्लीकेंट, जो आवेदन कर रहा है उसे आवेदक भी कहते हैं और उम्मीदवार भी कहते हैं। तो दिनांक 24 जनवरी 2023 तक उम्मीदवार की आयु, आयु मतलब बेटा एज, उम्मीदवार की जो आयु है वो 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक, 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 18 से 28 के बीच में एज मांगी गई, ये मतलब वो। दूसरी शर्त, उम्मीदवार ने हाई स्कूल की परीक्षा, जिसे आप मैट्रिकुलेशन भी कहते हैं, हाई स्कूल की परीक्षा, उम्मीदवार ने हाई स्कूल की परीक्षा कम से कम, उम्मीदवार ने हाई स्कूल की परीक्षा कम से कम 60% अंकों से पास की होनी चाहिए, मतलब उत्तीर्ण की होनी चाहिए। उम्मीदवार ने हाई स्कूल की परीक्षा कम से कम 60% मार्क्स से उत्तीर्ण की होनी चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षा कम से कम 60% नंबरों से पास की होनी चाहिए। तीसरी शर्त बेटा, उम्मीदवार ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कम से कम 55% अंकों के साथ पास की होनी चाहिए। चौथी शर्त, उम्मीदवार ने
किसी भी संकाय, किसी भी संकाय, बेटा संकाय को ही अनुशासन भी कहते हैं। अनुशासन, संकाय कह लो चाहे अनुशासन कह लो, ठीक है। और इसी को कहते हैं विषय। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रीम या डिसिप्लिन भी कह सकते हो, ठीक है। देशी भाषा में कहते हैं साइड, साइंस साइड, आर्ट साइड, सुना होगा, सुना है। देसी भाषा होती है वो, एक शैक्षणिक भाषा नहीं होती, वो देशी भाषा होती, घरेलू भाषा। संकाय कहा जाता है, होता है विज्ञान संकाय, गणित संकाय सुना होगा आपने, तो या कला संकाय, संकाय बोलते हैं, अनुशासन बोलते हैं। तो किसी भी संकाय, अनुशासन या विषय में स्नातक, बेटा स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, मालूम ही होगा सबको, ग्रेजुएशन की परीक्षा, ग्रेजुएशन की परीक्षा कम से कम, ग्रेजुएशन की परीक्षा कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, पांचवा, अगर क्वालिफिकेशन आप पूरी करते हो, जैसे मान लो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, सब में नंबर तुम्हारे ठीक ठीक आए हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए एग्जाम भी होता है, उस एग्जाम को कहते हैं बेटा लिखित चयन परीक्षा, ठीक है। उम्मीदवार ने लिखित चयन परीक्षा, अच्छा लिखित बोल जरूर दिया जाता है, दरअसल वो ऑनलाइन को भी लिखित ही बोला जाता है, ठीक है। अभी मत लिखित बोला गया, ऑनलाइन होने लगे अब तो पेपर, उसी को लिखित ही बोला जाता है, लिखित चयन परीक्षा। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर CWE। ये सारी लैंग्वेज आपको मिलेगी जब आप फॉर्म कोई भरने जाओगे, नोटिफिकेशन देखोगे सरकारी, तो आपको सब मिलेगा। CWE which is कॉमन रिटन एग्जाम, इसी का फुल फॉर्म होता है कॉमन रिटन एग्जाम। CWE में कम से कम CWE में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हो। ठीक है। छठा, उम्मीदवार ने साक्षात्कार, बेटे साक्षात्कार को इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू, और लिख देता हूं मैं इंटरव्यू। और साक्षात्कार का सही नाम होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू PI, आपने कहते सुना होगा कभी कभी GDPI, GD मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू। एयरफोर्स वगैरह में देखा होगा साइको GDPI, सुना होता है। एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। GDPI साइको एक क्लास में स्टेप होता है, तो GDPI साइको मतलब GD मतलब ग्रुप डिस्कशन, साइको मतलब होता है आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षा, साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, और PI मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। उससे ये पता चलता है कि आपसे वो पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उससे पता चल जाता है कि आप पढ़ाई किस तरह से करके आए हो, आपकी तैयारी जो नंबर है वो जेन्युइन है, और आप इस रिटन एग्जाम को आपने निकाला तो वो भी जेन्युइन है कि तुक्के में निकल गया, वो सब पता कर लेते हैं उससे, मेरी बात समझो। और उसके अलावा भारतीय वायुसेना, नौसेना या भारतीय थल सेना में आप कितने उपयोगी साबित होंगे उनके लिए, ये सब कुछ वो जान लेते हैं, ठीक। उसमें तमाम सारे व्यक्तिगत क्वेश्चन भी पूछते हैं, सराउंडिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन, आपकी अपब्रिंगिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो उम्मीदवार ने साक्षात्कार में, बेटा इंटरव्यू में, साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए, इंटरव्यू में कम से कम इतने नंबर चाहिए। कोई उम्मीदवार अगर ये सारी शर्तें पूरी कर लेगा तो उसको नौकरी दे देना, ठीक। जो वैकेंसी आई है नौकरी दे देना, कोई टेंशन नहीं, इतनी शर्तें पूरी चाहिए।
ठीक है, आप भी तो जब कोई फॉर्म भरते हो तो कट ऑफ देखते हो ना, कट ऑफ कितना गया, आप सबसे बड़ी गलती करते हो, स्टूडेंट वो ध्यान नहीं देता, अवेयरनेस नहीं होती, कट ऑफ के पीछे भागता है। कट ऑफ किस कहते हैं, किसे बना है, कट ऑफ पता करते हो, कट ऑफ होता क्या है, कट ऑफ का मतलब तो न्यूनतम कितने अंकों पे पास किया गया है। सर न्यूनतम अंकों के अगर चक्कर में रहोगे तो उतने नंबर ले आओ, पास हो जाओगे, मेरिट भी तो बनती बात है, बाहर हो जाओगे पास। तो कभी भी जो स्टूडेंट कट ऑफ के अकॉर्डिंग तैयारी करता है, पूरा ना मानना है, लेकिन उनमें से 90% फेल हो जाते हैं, 90%। आप जब भी तैयारी करें आप टारगेट करें मेरिट को, मेरिट कितनी गई, मेरिट मतलब होता अधिकतम अंक कितने आए हैं, और कट ऑफ मतलब होता न्यूनतम कितने आए। मतलब कोई पेपर था 200 नंबर का, उसमें कट ऑफ गई है 120 नंबर और मेरिट गई है 170 नंबर। ठीक, अगर आप कट ऑफ के चक्कर में रहोगे, कट ऑफ की तैयारी करनी, 120 मेरिट कट ऑफ गया था, तो इस बार भी हम 120 कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करें, हमारा 121 आ जाए, काम बन जाएगा। चलो तुम ले आओ 121, क्या हो जाएगा, चाहिए बोलो 121 में कट ऑफ क्लियर हो गया तुम्हारा, तो मैं पास हो गए। लेकिन अभी मेरिट भी तो बनती है, मालूम है ना, AIR ऑल इंडिया मेरिट, AIM पता होगा, ठीक है। तो जो मेरिट बनती है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल की मेरिट बनती है, तो उसमें तुमको लगता है कि एक नंबर के ज्यादा तुम्हें सिलेक्ट कर ले। सर इस 120 से 170 के बीच में ना जाने कितनी भीड़ होगी, तो पहले वो उनको लेंगे ना, आपको पहले लेंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए कट ऑफ को मत टारगेट किया तो ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। आप 170 को टारगेट करो, हम कहते हैं 170 को टारगेट करोगे, 170 नहीं ला पाओगे, कोई बात नहीं, 140 लाओगे, 135 लाओगे, कुछ तो भला होगा। 120 के चक्कर में रहोगे तो थोड़े बहुत तो आगे बढ़ोगे। ऐसे तुम्हारे लिए जो बेंचमार्क है वही है, तुम इसको टारगेट करना, तुम इसके नजदीक पहुंचोगे, ठीक है, ऐसे इसके नजदीक रहोगे। ये चीजों को ध्यान रखो। खैर, तो कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं, मानदंड दिए जाते हैं। अब कोई उम्मीदवार ऐसा है बेचारा, उसने क्या हुआ कि फॉर्म भरा, सब कुछ चीजें ठीक है, बेचारे के सारे नंबर बढ़िया थे, ग्रेजुएशन में कुछ नंबर कम रह गए उसके, को व्यवस्था ना मिल पाई, हो सकता है कॉलेज वालों ने वादा किया, बात में धोखा दे दिया कोई। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि हाई स्कूल में नंबर मांगे गए थे 60%, उसके नंबर आए 94%, इंटर में मांगे गए थे 55, उसके नंबर आए 91%। देख रहे हो लड़का कहां जा रहा है। इसके अलावा लिखित परीक्षा में मांगे गए थे 55, लिखित परीक्षा में, चयन परीक्षा में भाई साहब के नंबर आए 75, इंटरव्यू मांगे गए थे 50, भाई साहब के नंबर आ गए 70%, सब बढ़िया। ग्रेजुएशन में नंबर मांगे गए थे 50, नंबर आए 49.5%, 49.5%, बिल्कुल नजदीकी मामला। देख रहे हो, इस लड़के ने MSc भी किया था, कहीं मांगा नहीं गया है, मांगा ग्रेजुएशन किया है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा था, MSc या मास्टर्स डिग्री कर रखी है, MSc कर रखा, और MSc में गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर है। अब ऐसी स्थिति में ये लड़के की जब मार्कशीट मेरे पास आएगी, मैं ऑफिसर हूँ, मुझे नौकरी देना है, जब मेरे पास आएगी तो मैं देखूंगा हाई स्कूल में नंबर जितने मांगे थे उससे बहुत ज्यादा है, इंटर में जितने मांगे थे उससे बहुत ज्यादा है, लिखित परीक्षा में भी बहुत ज्यादा है, इसमें भी बहुत ज्यादा, और MSc में गोल्ड मेडल, जबकि हमें MSc चाहिए नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्कशीट तो यार आपको इंप्रेस कर ही रही है। MSc में गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया लड़के ने, ग्रेजुएशन में नंबर कम रह गए, हो सकता है कुछ कारणों से कम रहेगा, बीमार पड़ गया, हम तो यही अनुमान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लड़का धोखे वाला नहीं है मेहनती, होनहार, क्योंकि इसके बाकी सब नंबर यही बता रहे हैं। तो इसका मतलब ग्रेजुएशन में नंबर जो है वो बाई चांस किन्हीं कारणों से, हो सकता है कोई निजी कारण हो जिस कारण से कुछ कम रह गए होंगे, हम तो यही सोचेंगे। और मेरे मन से एक आवाज आएगी यार इस लड़के को जाने नहीं देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मौका मिलना चाहिए लड़के को। ऐसा आपके साथ होता है, मैं आपको बता दूं, आपके साथ भी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मौका देंगे, मौका ऐसा देंगे कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे नंबर इसमें कम है तो बदले में तो फिर वो सर्टिफिकेट करके लाओ तो हम दे देंगे नौकरी, या तो बदले में ये क्वालिफिकेशन पूरी कर लो, नौकरी मिल जाएगी। मेरी बात समझ लो, ऐसा किया जाता है। ये आपके साथ, ये भी SSC GD का रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले, बहुत से बच्चे थे वो कह रहे थे, सॉरी रेलवे का है, ग्रुप डी का, कुछ बच्चे थे कह रहे थे कि सर मेरे दोस्त के 82 गए, मतलब कट ऑफ 82 गया है, और मेरे दोस्त के आए 81, उसको ले लिया गया, हमारे 85 थे, हमको नहीं लिया गया।
तो वो पता है ये सारी बातें ध्यान रखी जाती है कि तुमने क्वालिफिकेशन क्या कर रखी है। कभी भी कोई फॉर्म भरा करो तो तुमने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है सब लगाया करो, भले उसमें हाई स्कूल मांगा जाए, क्योंकि एक मोमेंट पे जाके जब बहुतों में छांटना पड़ेगा आखिरी में, तब उसको छांटेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है। जब डिफेंस का एरिया आता है तो उसमें उसको पहले वेटेज देते हैं जिसकी जो ओवर एज होने जा रहा है। डिफेंस का ये रूल होता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनका रूल ये होता है कि जो ओवर एज होने जा रहा है उसको पहले मौका देते हैं। और बाकी में क्या होता है, क्योंकि ओवर एज वाली बात क्यों होती है, क्योंकि उनको चाहिए जवान। आपको पता है सेना में भर्ती होने के बाद नाम के आगे टैग लग जाता है जवान, तो जवान आगे बढ़ो। तो रिटायर भी हो जाता है तब अंत तक वो जवान ही रहता है, सेना का कर्मचारी तो जवान रहता है जीवन में, इसको सोल्जर आप कहते हैं, होते हैं जवान। हाँ, लेकिन बाकी सब में नहीं देखते, बाकी सब में देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो अब इसके आगे एक छोटी सी लाइन है, मैं लिख रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। यदि कोई उम्मीदवार यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो, यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो सिवाय, अब बेचारा ऊपर की सारी शर्तें पूरी कर रहा था सिवाय, अब कोई शर्त छूटने जा रही है, डिस्काउंट वाली बात आ गई, सिवाय बोल दिया गया बेटा, सिवाय में कह दिया गया, सिवाय में कह दिया गया 4K। अब 4K का मतलब ये हुआ 4 नंबर वाली शर्त पूरी नहीं हो पा रही बेचारे की, ठीक। अब उसके अलावा बाकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन बाकी पता है कौन कौन सी पूरी होनी चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी और छठी, बाकी सब पूरी होनी चाहिए सिवाय 4 पूरी नहीं हो पा रही, बाकी सब पूरी हो रही। तो इतना तो कोई दयालु है नहीं कि तुम 4 नंबर सब पूरी ना करो तो नौकरी देते, नहीं, बदले में डिमांड बढ़ा दी। तो डिमांड क्या बढ़ाई, परंतु इसके बदले में, परंतु इसके बदले में उम्मीदवार ने, इसके बदले में उम्मीदवार ने किसी भी विषय से परास्नातक, किसी भी विषय से परास्नातक, इसी को आप कहते हो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, परास्नातक की परीक्षा कम से कम, परास्नातक की परीक्षा कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण की हो, पास की हो, तो उसका मामला विभाग के निदेशक, बेटा निदेशक को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर, के पास भेजा जाएगा, तो उसका मामला डायरेक्टर के पास भेजा जाएगा। बी, तो एक डिस्काउंट तो ये था, अगर ये परिस्थिति हो तो फिर ये काम बन जाना चाहिए अगर हो जाए तो। अगर कोई उम्मीदवार मान लो 5 नंबर पूरी नहीं कर पाता है, 5 के अलावा सब पूरी करता, केवल बेचारा 5 नहीं कर पाता है, 5 में देखो मांगा गया था चयन परीक्षा, नहीं आ पाए उतने नंबर, तो परंतु इसके बदले में साक्षात्कार परीक्षा में कम से कम 55%, रुक जाओ, इसमें भी आपको 65% अंक प्राप्त किए हो, 65% अंक प्राप्त किए हो, तो उसका मामला विभाग के
महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। बेटा महाप्रबंधक को इंग्लिश में कहते हैं जीएम, जनरल मैनेजर। इसी को बोलते हैं जनरल मैनेजर, मतलब जीएम के पास भेजा जाएगा। जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 तो मिलते ही मिलते हैं सामान्यतः, तो इतनी सब कहानी दी जाती है, उसके बाद ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब इसमें एक काम करिएगा, ऑप्शन और लिख लीजिए। ऑप्शन ए इस साइड में लिख लेना, चेक जब हो जाएगा। ऑप्शन ए में तो कलर चेंज कर देता हूं, सही है। ऑप्शन ए है बेटा, जब आपको लगता है कि चयन हो जाएगा। ऑप्शन बी है, जब आपको लगता है कि मामला निदेशक के पास भेजा जाएगा, के पास जाएगा या भेजा जाएगा, तब हम सी लगाएंगे, बी लगाएंगे। सी तब लगाएंगे जब आपको लगता है कि मामला, ये जाएगा लिखा है, जब मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा क्लियर करके निदेशक के पास जाएगा या भेजा जाएगा, वो एक ही चीज है। सी तब लगाना जब आपको लगता है कि मामला महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। तो अब सी लगाना। डी तब लगाना जब आपको लगता है निर्णय लेने के लिए आंकड़ा अपर्याप्त है। निर्णय लेने के लिए जानकारी अधूरी है। डेटा इनएडिक्वेट बोलते हैं इंग्लिश में, जानकारी अधूरी है, तो आप डी लगाना। ठीक है, अब ई कब लगाना, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम, यहां लिख देता हूं ई। ई तब लगाना जब आपको लगता है कि चयन नहीं हो पाएगा। जब आपको लगता है कि चयन नहीं हो पाएगा तो ई। ये 5 ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। मेन हम लोग को समय इसी में लगता है, सत्य समझने और लिखने में। ये लिखनी, अब सवाल में कोई समय नहीं लगेगा। नोट कर लीजिए, पूरे 5 ऑप्शन लिखिएगा। लिख लिया 5 विकल्प लिख लिए, बढ़िया। कल हम क्लास शुरू करेंगे तो इसी के आगे करेंगे कि आपको हम एक व्यक्ति का परिचय देंगे और आप बताना उस व्यक्ति को आप कौन सा ऑप्शन देने वाले हैं। क्वेश्चन कल करेंगे। आज हमने पूरे इसमें निर्देश लिखे, शर्तें इंपॉर्टेंट होती है, सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कल दोबारा ये नहीं लिखेंगे इतनी बड़ी कहानी, है ना, इतना समय नहीं होगा। कल हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो इतना ही, भारत बता दीजिए।